ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई और रूटीन की मीटिंग थी। ये स्पेशल मीटिंग थी जिसका मकसद था कि हुकूमत के बयानियों को तक़वियत पहुंचाई जाए। स्टेटमेंट में अगर कहीं ये जिक्र होता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है और टेररिज्म का इतना ख़दशा है कि इन हालात में इलेक्शंस, हमारी राय है कि इलेक्शंस ना करवाए जाएं, ये बात नहीं आई है स्टेटमेंट में। और दूसरी बात ये भी नहीं आई है उसमें कि हम इतने मसरूफ़ हैं बाकी कामों में कि हमारे पास मैन पावर नहीं है इलेक्शंस को सिक्योरिटी देने के लिए। तो ओवरऑल जो हुकूमत चाह रही थी वो नहीं हो पाया है। जिस दिन भी फौज की तरफ से डायरेक्ट ये आ गई बात कि हम हुकूमत की मावनत को तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन की मावनत को तैयार हैं इंतखाबात के लिए जब भी वो करवाना चाहें। एक छोटा सा ट्वीट ये अल्फाज जो मैंने कहे हैं, उस दिन ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि फौज के पास चाबी है तो वो उस बुरान को ख़त्म करना चाहिए, ये उनके फ़राइज़ में शामिल है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व सर रहमतुल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो एनएससी की मीटिंग हुई है कल, एलामिया जारी हुआ है। एलामिया पर आने से पहले ये मीटिंग रूटीन की मीटिंग थी या फिर बुलाई गई थी हुकूमत की जानिब से किसी खास मकसद के लिए? जी, वैसे तो आपको पता है कि ये पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास कि ये मीटिंग कभी भी वो बुला सकते हैं या फिर जो मेंबर्स हैं उनके मशवरे पर बुलाई जा सकती है। तो ये जो कुछ अभी आपके सामने हो रहा था पिछले चंद एक दिनों में कि एक वर्डिक्ट आया है इलेक्शंस के मुतालिक, उसके खिलाफ करारदाद पास हुई है असेंबली में। तो मेरा ख्याल उसी चीज को रिइंफोर्स करने के लिए जो हुकूमत का बयानिया था, जो हुकूमत का स्टांस था, उसको रिइंफोर्स करने के लिए ये बुलाई गई थी। सबका अंदाजा यही है, मेरा भी यही अंदाजा है। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई और रूटीन की मीटिंग थी। ये स्पेशल मीटिंग थी जिसका मकसद था कि हुकूमत के बयानियों को तक़वियत पहुंचाई जाए। और एलामिया फिर जारी हुआ है, मकासद पूरे होते नजर आए आपको? जी, नहीं पूरे हुए, गो कि कुछ लोग उसमें दरमियान में पढ़ रहे हैं, मैं बता देता हूँ वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मकासद अगर स्टेटमेंट में दो चीजें होती तो मकसद पूरा हो जाता। एक तो स्टेटमेंट में अगर कहीं ये जिक्र होता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है और टेररिज्म का इतना खदशा है कि इन हालात में इलेक्शंस, हमारी राय है कि इलेक्शंस ना करवाए जाएं, ये बात नहीं आई है स्टेटमेंट में। और दूसरी बात ये भी नहीं आई है उसमें कि हम इतने मसरूफ हैं बाकी कामों में कि हमारे पास मैन पावर नहीं है इलेक्शंस को सिक्योरिटी देने के लिए। तो ये दो मेरा ख्याल मंशा थे हुकूमत के कि ये स्टेटमेंट में होने चाहिए थे। मैं उनकी तरफ से सोच सोच के बात कर रहा हूँ कि उनके जहन में क्या होगा, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं आई। लेकिन एक चीज जो आई है जिसको लोग कहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा वो मामला है, वो ये कि नए सिरे से, नए दम के साथ, नई प्लानिंग के साथ टेररिज्म, एंटी टेररिज्म कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। लेकिन उसमें बाद में मुझे नजर नहीं आया, दरमियान में मुझे कहीं नजर आया था कि उसका ये जिक्र भी था कि ये कार्रवाई 2 महीने के बाद शुरू होगी। जिससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि इसका ये मतलब है कि इलेक्शंस के बाद होगी, पंजाब के इलेक्शंस के बाद होगी। तो इस लिहाज से भी ये कोई ज्यादा फायदे में नहीं जाता हुकूमत के, बल्कि उल्टा नुकसान में जाता है कि अगर ये कहा जाए कि 2 महीने के बाद होगी। लेकिन ये 2 महीने वाली बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम नहीं है कि इसका जिक्र हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जो हुकूमत चाह रही थी वो नहीं हो पाया है। और इसमें आपको आपके ذहन में ये भी होना चाहिए कि वहां पर यूनिफॉर्म में जो लोग थे वो 5 से 6 लोग थे, बल्कि ज्यादा थे भी हो सकते हैं कि अगर उसमें डीजीएमओ भी शामिल हैं और लोग भी हैं, और एयर चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे। तो कम से कम 4 तो 4 स्टार थे आर्मी की चीफ को मिलाकर, और उसके अलावा कुछ 3 स्टार्स थे। और यहाँ पर भी बाकी सिविलियंस भी काफी थे, मेजोरिटी में थे गवर्नमेंट की तरफ से, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और बाकी सारे लोग। लेकिन ये वो बयानिया या वो स्टेटमेंट ना निकलना, जिसका ये मतलब है कि काफी प्रेशर डाला गया दूसरी तरफ से, यूनिफॉर्म्ड लोगों की तरफ से, कि ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जिसमें
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुतल्लिक कोई इंदिया हो, या जो अभी शेड्यूल निकला है इलेक्शंस का उसके मुखालिफ कोई बात हो। सर तो ये मैं दोनों बातें वहां मैं पर इसी पर आ रहा हूँ, नहीं है। यही ऐड कर लीजिए। हुकूमत का मूड क्या था वो हम डिस्कस तो कर भी रहे हैं और हमें पता भी चल रहा है कि वो गालिबन यही चाहते थे। इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या नजर आया है आपको कल, खासकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का? ये देखिए, मेरे ख्याल स्टैब्लिशमेंट ने अपने लिए स्पेस रखी हुई है, ये मेरा अंदाजा है। और इसके दो तीन शवाहिद मौजूद हैं। एक तो ये कि आपने देखा कि जो भी अभी तक चीजें जमा हुई हैं वो सेक्रेटरी दिफा की तरफ से हुई हैं, जी। कि जी हम लोग हैं या नहीं है, ये जो भी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने कहा है कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफ करेंगे, और कुछ चीजें बंद लिफाफे में दी गई हैं। तो ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल में कि फौज की तरफ से, जिसको कि नॉर्मली डीजीआई एसपीआर का बयानिया आता है या कोई इस किस्म की बात आती है, कोई इस किस्म का डायरेक्ट बयानिया है कि जी हम ये नहीं दे सकेंगे मैन पावर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ जी। इलेक्शंस। उसकी वजह ये है कि ये उनका कहना, अगर उन्होंने ये कभी कहा तो इस ये बुनियादी तौर पे सही नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कि फौज के पास अपनी हाजिर नफरी के अलावा 15 से 20% रिजर्व फोर्स भी होती है, जो कि जब उनको टेलीग्राम दी जाती है या जब मैसेजेस दिए जाते हैं मोबाइल पर, तो वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आने पर उन पर लाजिम होता है, उनकी मर्जी नहीं होती, बल्कि वो लीगली बाउंड हैं कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी खिदमात हाजिर करें। तो ये मेरा ख्याल है कि उनको पता है कि ये बहाना अगर बनाया गया हुकूमत की तायद में तो ये काम नहीं करेगा। और अपने लिए उन्होंने ये स्पेस रखी है, और इसमें भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के स्टेटमेंट में भी ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने आप को जो हुकूमत के काम है उनसे थोड़ा दूर रखने की कोशिश की है। सर आप नहीं समझते कि आईएसपीआर को एक प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए कि वो तैयार है, हुकूमत अगर मांगेगी तो वो सिक्योरिटी देने के लिए? इतनी टेंस सिचुएशन है, जिस तरह की चाहे मुगैया हो रही है। वो तो फिर मसला ही हल हो जाएगा ना। वो तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे है कि जैसे आप कहें कि भी रोजे के बाद अब अफ्तारी का टाइम आ नहीं गया। देखिए, बात ये है कि यही तो बात है, इसी को तो तूल नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल में। जिस दिन भी जिस दिन भी फौज की तरफ से डायरेक्ट ये आ गई बात कि हम हुकूमत की मावनत को तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन की मावनत को तैयार हैं इंतखाबात के लिए, जब भी वो करवाना चाहे, एक छोटा सा ट्वीट ये अल्फाज जो मैंने कहे हैं, उस दिन ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये स्प्लिट है सुप्रीम कोर्ट की, और ये होना है कि वो होना है। लेकिन ये तो अभी फौज के अपने सोचने की बात सर ये आप समझते हैं कि इन्हीं की खामोशी की वजह से हर इदारे में तकसीम पैदा हो रही है, खासकर सुप्रीम कोर्ट में? है। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये कि फौज ने जब ये कहा था कि हम नॉन पॉलिटिकल होंगे, हम्म। तो मेरा ख्याल उसका तजर्बा काफी तल्ख उनको भुगतना पड़ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, कोई बात ना करें, किसी की हिमायत भी ना करें, और गवर्नमेंट के अंडर हैं, लिहाजा वो ये भी नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की किसी बात को काटें। देखिए, आप उनके उनके भी तो देखें ना कि उनकी जो लिमिटेशंस हैं, उनके अंदर ही उन्होंने ऑपरेट करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो ये रिव्यू जरूर कर रहे होंगे कि ये जो पहले इंटरवेंशन होती थी, इनकी वजूहात अब उनकी समझ में आ रही होंगी, और उसकी वजूहात मेरे ख्याल अवाम की समझ में भी आ रही होंगी। हम भी नहीं चाहते कि किसी किस्म की इंटरवेंशन हो, और मेरे ख्याल मेजोरिटी ऑफ द पीपल भी नहीं चाहते कि किसी किस्म की इंटरवेंशन हो। लेकिन ये तो हम सब चाहते हैं कि ये बहरान है, ये किसी तरीके से खत्म हो। जो कर और रही इसको है खत्म उसको करने बहाल की ये, करें। हाँ, ये इसको खत्म करने का अगर कोई भी चाबी जिसके पास भी है, और मैं समझता हूँ कि फौज के पास चाबी है, तो वो उस बहरान को खत्म करना चाहिए। ये उनके फराइज में शामिल है। सर कौमी असम्बली में जजेस के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है, उनके फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है। कहा गया है कि हम नहीं मानते। हैसियत कानूनी तौर पर उस करारदाद की कुछ भी नहीं है, एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश हो रही है, जजेस के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये पता चला है, कोई आपको लॉयर ही बता सकता है कि ये बात बजाते खुद, ये जो असेंबली में इस किस्म की करारदाद लेकर आना या इस पर बहस करना, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी शिक के खिलाफ है। हम्म। और अगर ये है तो ये तो काम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो जिन्होंने दस्तखत किए हैं, जो करारदाद लेकर आए हैं, मेरा ख्याल है उनको कभी ना कभी इसको फेस करना पड़ेगा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी ना तो इससे कोई प्रेशर बनता है, ना इससे कोई फर्क पड़ेगा।
ये वैसे ही एक जिसको कहते हैं ना एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, ये इस किस्म का काम है, गुनाह बेलज्जत है अगर मैं इसको ये कहूँ तो। और जो नोट कल आया है इख्तलाफी नोट अतर मिनुल्लाह साहब का सामने, उन्होंने भी कहा तो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, मगर उन्होंने तरीकाकार पर इतराज किया है। तो ये स्प्लिट ओपन हो चुकी है अब, ये खत्म किस ये तरह से? स्प्लिट तो ओपन, अब क्या, ये तो मतलब पिछले 2-3 हफ्ते से बिल्कुल ओपन है और सामने है। और इस किस्म की स्प्लिट के साथ मुझे नहीं पता कि कैसे सुप्रीम कोर्ट काम कर सकती है। इसका पहली बात तो ये है कि ये अगेन कोई लॉयर ही बता सकता है, मुझे नहीं मालूम कि अगर कोई जज जो है हिस्सा ना रहे किसी प्रोसीडिंग का, और प्रोसीडिंग का हिस्से का ये मतलब होता है कि बैठ के सुने ना कि वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या कहा गया, और अपना जो नोट ऑफ डेसेंट है उसी फैसले के ऊपर ना लिखे या और अलग से इशू करे, तो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या कानूनी हैसियत है भी या नहीं है, लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुपीरियर जुडिशरी ने अपने हाथ और पांव काट लिए हैं, और ये इतना बड़ा उन्होंने अपने ऊपर वार किया है, और इसमें साफ जाहिर है कि ये सब लोग शामिल हैं जिन्होंने अंडरमाइन करने की कोशिश की है चीफ जस्टिस को। क्योंकि बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हो सकता है कि ये तरीका गलत हो या अखलाकी मेयार के खिलाफ हो कि जी एक बंदा सारे बेंचेस बनाता है, लेकिन कानूनी लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनली तो फिलहाल यही है जब तक कि वो अमेंडमेंट पास होके आ नहीं जाती प्रेसिडेंट से। तो अगर ये पूछा जाए कि आज ये किसका हक बनता है, तो ये तो सब मानेंगे कि कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीफ जस्टिस का बनता है। लेकिन अब उनको अखलाकियात का सबक देने वाले अगर अंदर से अपने ही जज निकल आए, तो फिर ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे ऐसे लगता है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि कभी ऐसे ना हो कि ये इन्हीं बुनियाद पर ये तमाम जस्टिस अपना मकाम खो बैठे जिस पे कि वो आज बैठे हुए हैं। मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है दोनों तरफ से कि हम मिल बैठकर बात कर लेंगे। पीपल्स पार्टी का लामिया भी आया, पीटीआई की तरफ से असद कैसर साहब ने भी बात की, और कल ही इमरान खान साहब पर एक और पर्चा काटा गया है। ये देखें, मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ, मैं उसका आदा कर देता हूँ। मैंने पहले किसी ट्वीट में भी कहा है, फेसबुक पे भी कहा है, और शायद आपके साथ किसी प्रोग्राम में भी कहा हो कि मेरी नज़र में यहाँ पर गेम चल रही है बहुत बड़ी, हम्म, और वो गेम है माइंड कंट्रोल की, और वो एक साइंटिफिक गेम है जो कि कोई हमारे दुश्मन चला रहे हैं। और तीनों जगहों पर, जब मैं तीनों जगह कह रहा हूं तो दोनों पॉलिटिकल एंटिटीज और इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं कोई ना कोई, जो कि जब भी कोई पैचअप का मामला उठने लगता है, जब भी कोई नजदीकी आने लगती हैं, उसको सबूताज कर देते हैं। हम्म, और ये बिल्कुल उस चीज का आपने जो बात की, देखे ये बात तो वैसे तो गलत की है, मैं ये पहले दोहरा दूं आपके कि ये बात इमरान खान साहब को नहीं करनी चाहिए थी कि आप डायरेक्ट किसी का नाम ले दें किसी इंस्टीट्यूशन का, जब तक कि आपके पास सबूत ना हो। सबूत है तो पहले सबूत पेश करें, या आप अपने पास रखें, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब जाके बताएं। तो सरेआम तो ऐसे कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कहे हुए तो उनको 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं। तो ये अब क्यों जाके मुकदमा आया है? इसलिए आया है कि इस वक्त बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही थी पीटीआई की तरफ से, और वो इस बात पे बात करने को तैयार थे कि चूंकि अभी 90 दिन से काम आगे चला गया है, तो एक वन टाइम अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो हम बैठ के करने को तैयार हैं। जिसका ये मतलब है कि वो शायद ये भी इस बात पर भी तैयार हों कि अगर 18 मई से आगे भी चले जाते हैं इंतखाबात, तो 14 तब भी हम इसके इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक अमेंडमेंट कर लेते हैं। तो जब इतनी रिकंसिलिएशन होने वाली थी, उस वक्त इस चीज के अंदर आ जाना इस बात का बयन सबूत है, जो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पॉलिटिकल हिटमैन बैठे हुए हैं जो कि आपके लोगों को आपस में बात नहीं करने दे रहे। उन्होंने उनकी अनाओं की मालिश कर रहे हैं, और जो उनके बयानी हैं उनको तकवीत पहुंचा रहे हैं, और कह रहे हैं अपने स्टैंड पे खड़े रहो, वेल डन शेर, हिलना नहीं है यहाँ से, तुम बिल्कुल सच्चे हो, तुम हक पर हो, तुम्हें डेविएट करने की जरूरत नहीं है। ये बयानियां तीनों जगह पर जो है ना, ये सख्ती पकड़ रहा है, और ये बहुत खतरनाक है। सर, लास्ट में बस डिमांड हो रही है इस्तीफे की चीफ जस्टिस साहब के, नवाज शरीफ भी कर रहे हैं, पीडीएम भी कर रही है, और ऐसे में इस्लामाबाद में ये गप अब उरूज पर है कि टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से डिस्कशन जारी है। देखिए, उसके लिए तो आपको अगर इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि इमरजेंसी किस सूरत में नाफिज हो सकती है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या इजाजत देता है। मेरी तो ज्यादा शुद्ध बुद्ध नहीं है, लेकिन ज्यादा यही है मेरे ख्याल में कि जब तक कि कोई
बहुत बड़ी गदर ना पैदा हो जाए, कोई एक्सटर्नल अटैक ना हो जाए, कोई इंटरनल टर्मोइल ऐसा पैदा ना हो जाए जिसमें कि आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़े। तो साफ ज़रा जो इमरजेंसी होगी तो वो वहां पर जाएगी अदालत में। तो इन हालात में जैसे अभी चल रहे हैं, कोई इमरजेंसी लगाने की कोशिश की गई या इस किस्म का सेटअप लाने की कोशिश की गई जो कि इमरजेंसी की सूरत में ही हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रेट अवे उसको सुपीरियर कोर्ट जो है ना नल एंड वॉइड कर देंगी। इसलिए इसका इम्कान तो कोई नहीं है। बाकी इस्तीफे वाली जो बात है वो ऐसे ही है कि जैसे मैं और आप ये आज कहें कि ये शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें, तो जितने इस बात की वक़्त है होगी उतनी ही वक़्त इस बात की है जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट है, उनका एक उनको तहफ़्फ़ुज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ है, किसी के कहने पे इस्तीफा नहीं हो सकता। कोई जो प्रोसीजर है उसको वो अडॉप्ट करें तो वो फिर देखा जाएगा। अदरवाइज ये बातें बिल्कुल मुहम्मल हैं, बेसलेस हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सर हाँ ना में बताते हैं, आप अमूमन ये कहते हैं कि रविश बदल दी जाए, बदलो रविश अपनी तभी कुछ होगा। तो जिनको आप कहते हैं रविश बदलती नजर आई है आपको कुछ? देखिए, रविश सिर्फ उन्होंने नहीं बदलनी जिनकी आप बात कर रहे हैं। रविश इमरान खान को भी बदलनी है, रविश हुकूमत को भी बदलनी है, रविश रविश एस्टेब्लिशमेंट को भी बदलनी है। और ये रविश तब बदलेंगे अगर मेरी इस बात को मान जाए जो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास हिटमैन बैठे हुए हैं हम्म। जो आपको अपने बयानिए से हटने नहीं दे रहे और हर सूरत में आपको वो स्टैंड ऑफ की तरफ लेकर आ रहे हैं। खुदारा इस मुल्क को बचाइए, खुदारा अपने आप को बचाइए। कुछ लोग हैं जो जातीय नात की खातिर पूरे मुल्क को नुकसान पर लगा रहे हैं। सर जी ये मुमकिन है, थैंक मुमकिन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।